जीएस फोर्थ पेपर एथिक्स के प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल है देना। 250 शब्दों में लिखने को आता है। 3 ऑप्शन होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ में उत्तर लिखे होते हैं। आपको वो समझना है, सही उत्तर चूज करना है। उसमें सबसे मज़े की बात यह है, ये भी लिखा होता है कि यदि इन तीनों उत्तरों से आप सहमत नहीं हैं तो चौथा उत्तर क्या होगा वो लिखिए। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें प्रश्न दिया होता है, ये सिचुएशन है, ऐसे में तीन निर्णय लिए जा सकते हैं, 3 प्रकार के, ए बी सी। ए में विस्तार से लिखा है क्या निर्णय लेंगे, बी में विस्तार से लिखा है क्या निर्णय लेंगे, उस सी में भी विस्तार से लिखा है क्या निर्णय लेंगे। एग्जामिनर पूछता है कि यदि आप ए निर्णय लेंगे तो क्यों लेंगे, इसको 250 शब्दों में लिखिए, और नहीं लेंगे तो क्यों लेंगे, ये मतलब 250 शब्दों में। आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। यदि बी निर्णय लेंगे तो, नहीं लेंगे तो क्यों, सी लेंगे तो, नहीं लेंगे तो, और अगर एबीसी में से नहीं कोई डी निर्णय आप लेंगे तो वो निर्णय क्या होगा, 250 शब्दों में लिखिए। बहुत सिंपल है। सरकारी नैतिकता से निर्णय लेने हैं। निर्णय आपको सामाजिक नैतिकता, आर्थिक नैतिकता से नहीं लेने, प्रशासनिक नैतिकता से लेने हैं। हर्बर्ट साइमन ने 3 प्रकार का मानव बताया है। सामाजिक मानव जो भावनाओं में निर्णय लेता है, आर्थिक मानव जो भावना शून्य होकर निर्णय लेता है, केवल प्रॉफिट के लिए निर्णय लेता है, केवल धन के लिए निर्णय लेता है, लेकिन प्रशासनिक मानव इनके बीच का होता है। वो सेटिस्फाइसिंग मॉडल होता है, यानी सेटिस्फाइंग और सफाइसिंग, यानी सफिशिएंटली सेटिस्फाइंग होता है, जिसको हम कहते हैं काम चलाऊ। प्रशासनिक निर्णय काम चलाऊ निर्णय होता है, तत्काल समस्या सॉल्व हो फिर देखा जाएगा। ये होती है नैतिकता। प्रशासनिक नैतिकता का अर्थ सिर्फ एक बात है कि प्रशासनिक जो आदेश हैं, जो एक्ट है, रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, वगैरह वगैरह, प्रेसिडेंट्स हैं, जो पूर्वोदाहरण हैं, पहले एग्जाम्पल हैं, साइटेशंस हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना। देखो, प्रशासनिक अधिकारी किन चीज़ों से बंधा होता है? सबसे पहली बात संविधान से, दूसरी बात एक्ट से, अधिनियमों से। संविधान के अंतर्गत जो एक्ट बनाए जाते हैं, जो कि विधान पालिका या कहिए कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो अधिनियम पारित करती है, एक्ट बनाती है, उन एक्ट से बना होता है। एक्ट के अंदर रूल्स होते हैं, यानी एक्ट को पालन करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनको नियम कहते हैं, तो वो रूल्स होते हैं। फिर रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें विनियम कहते हैं। रेगुलेशंस का मतलब है नियमों के पालन के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि नियमों का पालन करने के लिए क्या करना होगा, है ना, तो वो निर्देश दिए जाते हैं, उनसे बंधा होता है। तो नियम, विनियम। इसके अलावा अध्यादेश अगर बीच में कोई जारी हुए हैं तो ऑर्डिनेंसेस, उनसे बंधा होता है। इसके अतिरिक्त अदालतों ने जो निर्णय दिए हैं तो उनको हम कहते हैं कि जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल जजमेंट्स, उनसे बंधा होता है। माननीय अदालतों के अलावा माननीय ट्रिब्यूनल्स ने जो एडजुडिकेशंस दिए होते हैं, एडजुडिकेशंस यानी कि जो ट्रिब्यूनल ने न्याय निर्णय दे रखे होते हैं, उनसे भी बंधा होता है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के जो ऑर्डर्स होते हैं, आदेश, उनसे बंधा होता है। इसके अतिरिक्त जो मंत्रालय से और सचिवालय से आदेश निर्गत होते हैं, जिन्हें जीओ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्गत हों या राज्यपाल द्वारा निर्गत हों, उनसे बंधा होता है। ऐसे करके इसके अतिरिक्त तात्कालिक जो उनका जो बॉस होता है, उससे बंधा होता है, यानी बॉस ने जो ऑर्डर किए हुए हैं उन ऑर्डर से बंधा होता है, जिसको हम कहते हैं कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। तो ऑफिस ऑर्डर से या मेमोरेंडम से, उनसे बंधा होता है। उसके लिए भावनाओं में बंधकर निर्णय लेना तो संभव ही नहीं है। उसकी नैतिकता केवल इतनी है कि इन सब जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इनको हम कुल मिला के कहते हैं सरकारी नियमावली। तो सरकारी नियमावली से वो बंधा हुआ है और सरकारी नियमावली से बंधकर चलता है। उसके लिए सामाजिक निर्णय लेना ठीक नहीं है, आर्थिक निर्णय लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आर्थिक निर्णय में लाभ का होता है। सरकारी अधिकारी लाभ को देख के नहीं चलता। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। हाँ, बात अलग है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं,
यानी कि जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न इत्यादि, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, तो उनको डिपार्टमेंट नहीं कहते हैं, वो डिपार्टमेंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी अधिकारियों की जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। डिपार्टमेंट्स आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉफिट की बात सोचते नहीं हैं। तो आपको आर्थिक मानव बनकर भी निर्णय नहीं लेना है। तो हर्बर्ट साइमन ने पहले ही कहा कि प्रशासनिक मानव न तो आर्थिक मानव है और न सामाजिक मानव है, भावनाओं में बहकर भी निर्णय नहीं लेना है। जो प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस में बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं जिनमें भावनाएं जगाने का प्रयास किया जाता है। मेंस में जीएस फोर्थ पेपर में ऐसी भावनाएं बहुत जगाने का प्रयास किया जाता है। आप कहीं जा रहे हैं और आप बहुत व्यस्त हैं, एक वृद्धा आती है, एक गरीब बूढ़ी औरत आती है, एक गरीब बूढ़ी औरत के गोद में एक बच्चा होता है, उसका पोता, वो आती है, उसका वो पोता रो रहा है, वो आती है, उसका वो पोता भूख से रो रहा है ना। भावनाओं पे भावनाएं, भावनाओं पे भावनाएं जगाए जा रहे हैं, और वो आपसे कहती है कि ये काम सरकार मेरा कर दीजिए, हुजूर मेरा कर दीजिए। अब आप सोचते हैं अरे कर ही देंगे, देखा जाएगा आगे पीछे। नहीं, अगर वो आपके हाथ में नहीं है, आपके विभाग का काम नहीं है, आप वो कार्य नहीं कर सकते, तो आप वो कार्य नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। आप उस औरत के लिए खड़े होकर चंदा नहीं मांगेंगे, आप अपनी तनख्वाह से उस औरत को मदद नहीं करेंगे, सरकारी कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है। आप उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट भेजेंगे, समाज कल्याण अधिकारी के पास भेजेंगे, उसकी पेंशन बनवाएंगे, ये सब काम आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है वो कार्य आप नहीं कर सकते। तो वृद्ध वृद्धा में भी वृद्ध से ज़्यादा वृद्धा के ऊपर जो है वो होता है कि भाई वो स्त्री है, और फिर गरीब, और फिर भूखी, और फिर गोद में बच्चा, और बच्चा भी भूखा, बच्चा भी बीमार, है ना। ये तमाम कंडीशंस लगा देते हैं इस तरह से। अब एक बार क्वेश्चन आया कि एक महिला का फ़ोन आता है, रोते हुए वो फ़ोन करती है कि मैं घर में हूँ, मेरा पति मुझे जान से मार देगा और आप सर जल्दी आ जाइए और आप ही बचा सकते हैं हमें। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, यानी कि आप एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर या आप कलेक्टर हैं, जो भी हैं, तो आप जाएंगे नहीं, आप सबसे पहले पुलिस को बुलाएंगे। ये प्रथम दृष्टया पहले मामला जांच का है, तो पुलिस को साथ लेके जाएंगे या पुलिस को भेजेंगे, आप जाएंगे ही नहीं। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी की जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पुलिस को भेजेंगे। पुलिस वहाँ जाकर इंटरसेप्ट करेगी और वो देखेगी कि क्या हो रहा है। मान लो वो औरत आपके ऊपर आरोप लगा दे, अपने कपड़े फाड़ के बैठी हो और कहे कि ये हमारे ऊपर अटैक किया इन्होंने, आप तो रेप में फंस जाएंगे, ज़िंदगी भर बर्बाद हो जाएगी आपकी। क्या पता आपके दुश्मन कोई, जिसके खिलाफ आपने कभी कोई फैसला लिया हो, वो व्यक्ति आपके खिलाफ हो गया हो, उसने कोई जाल रचा हो, तो आप क्या करेंगे, है ना। ये नहीं कैसे करना है। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे हमारे विभाग में सिस्टेक्स में हम गोली चलवा सकते थे, हवाई फायर करवा सकते थे, लेकिन इंसान को गोली नहीं मार सकते। आत्मरक्षा में तो पुलिस मार सकती है, लेकिन हमारे लिए आदेश नहीं था, तो हम पुलिस साथ में रखते थे। तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चला सकती है और गोली मार भी सकती है और आदमी मर भी सकता है, लेकिन फिर जवाबदेह हम होंगे। तो हम लोगों ने कभी ये सिचुएशन नहीं आने दी अधिकारियों ने कि किसी की हत्या की हो। भले ही हमारे ऊपर गोलियां चली, हम आत्मरक्षा में उन्हें गोली मार सकते थे। बहुत सारे माफिया ऐसे थे, लेकिन फिर क्या होती, क्लियर कट दुश्मनी होती, फिर वो हमें मार डालते या कुछ भी करते। लेकिन हम लोगों ने गोलियां हवा में चलवाई, लेकिन उनको हत्या नहीं की। ये नहीं किया, पुलिस वालों को निर्देश दिए थे कि हत्या नहीं करनी है। अब ऐसे में ये होता है कि कोई गोली पुलिस वाले को लग जाती, वो मर जाता तो फिर मुआवजा मिलता उसे, उसके परिवार को दिया जाता, शहीद घोषित हो जाता, जो भी होता। लेकिन बहरहाल हम वो नहीं कर सकते जो हमारा अधिकार नहीं है, है ना। हमें व्यक्ति की मानव हत्या करने का अधिकार नहीं है, तो वो पुलिस का अधिकार है, वो पुलिस ही करेगी, वो हम नहीं कर सकते। मतलब मैं अपनी गन से, हमें तो लाइसेंस मिलता था और गन मिलती थी, तो हम अपने गन से उसकी हत्या नहीं कर सकते, ये अधिकार हमें नहीं दिया गया। हवाई फायर हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैरों के पास गोली मार सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कंधे को छूती हुई गन निकल जाए। निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, हम लोगों को ट्रेनिंग में करवाई गई थी, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ी कभी भी। वैसे ही काम चलता रहा और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिससे कभी कोई समस्या उत्पन्न होती हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो नैतिकता के नाम पर आप ये मत सोचिए कि आपको जो है सामाजिक नैतिकता से काम लेना है, सामाजिक नैतिकता से नहीं। ये तो इतना तो फिल्मों में भी आपने देखा है
कि भाई जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है और भाई स्मगलर, अमिताभ बच्चन स्मगलर होते थे, शशि कपूर इंस्पेक्टर होते थे, तो भाई भाई को गिरफ्तार कर लेता था, भाई मैं तुम्हें कानून के नाम पे गिरफ्तार करता हूँ, भाई सरेंडर कर दो भाई, भाई सरेंडर कर देता था या नहीं किया, भागा तो पीछे से भाई गोली भी मार देता था। तो नैतिकता क्या है, सरकारी अधिकारी की नैतिकता क्या है? कानून का पालन, निष्ठुर पालन, कानून का निष्ठुर पालन करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। आप वहाँ पर ये नहीं कर सकते अरे बड़े भैया आप, अरे ठीक है आप करिए जो आपको करना हो। प्रैक्टिकली भले लोग ऐसा करते हों, लेकिन आपको एग्ज़ाम में थ्योरेटिकली ये नहीं करना है, आपको वही करना है जो कानून कहता है। तो कानून का पालन करना ही नैतिकता है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान है। और एक मेरा सूत्र याद रखिए, दैट यू आर एन ऑनेस्ट, फियरलेस एंड टैक्टफुल ऑफिसर। आप एक ऑनेस्ट, फियरलेस और टैक्टफुल ऑफिसर हैं। एक शब्द और जोड़ लो उसके साथ कि दबंग भी हैं थोड़े से। आप डरते वरते नहीं हैं माफिया से कि हम जो है आपके बच्चे उठा लेंगे, कि हम आपको जो है बच्चों किडनैप कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, है ना, या फिल्मी स्टाइल में हम आपके जीना हराम कर देंगे और जीना दूभर कर देंगे। अरे ठीक है देख लेंगे, तुम क्या करोगे, सरकारी बहुत है करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखिए, माफियाओं से डरने की कागज़ पे, जब प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हो तो डरना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन वैसे कागज़ पे यानी कि कॉपी में लिखते समय माफिया से डरने की ज़रूरत नहीं। माफिया कौन होता है? अपराधियों का गिरोह। डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं। मैं प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ कि माफियाओं से डरिए इस बात के लिए केवल प्रैक्टिकल लाइफ में, असली ज़िंदगी में जब आप सरकारी अधिकारी हो जाएं तो इतना डरिए उनसे, खाली बस इतना कि उन्हें लगे कि आप डर रहे हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आप डर नहीं रहे हैं तो वो और बलपूर्वक आपका सामना करेंगे। उन्हें लगे कि आप डर रहे हैं लेकिन अंदर से आप डरे ना, क्योंकि ये जान लीजिए सरकार से बड़ा गुंडा कोई भी नहीं है। अगर गुंडागर्दी पे सरकार आमादा होती है तो अच्छे खासे की मुसीबत हो जाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? हिडन वार करते हैं, उसे पता ही नहीं चलता, उसे कमज़ोर कर देते हैं। हिडन वार करते हैं, इतना हिडन वार करते हैं, छिप के वार करना, उसे पता ही नहीं चलता। भगवान राम के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जो है बाली का वध किया, छिप के किया, और ये उनकी आलोचना भी करते हैं लोग। ये तो डिप्लोमेटिक टैक्ट है, ये तो करना ही पड़ता है। बहुत से लोगों के साथ छिप के काम करना पड़ता है, मजबूरी है। आमने सामने आके करने की ज़रूरत क्या है? क्यों बिना मतलब के सीना तान के हम सामने खड़े हों? अरे ऐसा वार करेंगे कि जो ज़िंदगी भर याद रखेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा किया किसने। ये तो सरकारी टैक्ट है भाई। तो अब एग्ज़ाम में ये लिखने की बात नहीं है, ये हम प्रैक्टिकल बात बताई। एग्ज़ाम में लिखने की बात ये है कि हम बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, जो कानून कहेगा वो करेंगे, और इससे बिल्कुल किसी से डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। ये बात करनी है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हुई होगी कि सरकारी नैतिकता क्या है। अच्छा, प्रश्न भी आते हैं डायरेक्ट कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंटल एथिक्स एंड प्राइवेट एथिक्स एंड पब्लिक एथिक्स। पब्लिक का मतलब सरकारी, सरकारी नैतिकता। ये पब्लिक शब्द बड़ा अजीब है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब सरकारी संस्थान, राइट। और पब्लिक पॉलिसी का मतलब है लोक नीति, यानी जनता की चॉइस। पब्लिक चॉइस माने जनता की चॉइस, पब्लिक पॉलिसी माने जनता के लिए पॉलिसी। यहाँ पब्लिक माने जनता, और नहीं तो पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी सेक्टर। लेकिन पब्लिक स्कूल का मतलब सरकारी स्कूल बिल्कुल नहीं है। तो पब्लिक शब्द का इस्तेमाल कभी निजी के रूप में किया जाता है, कभी सरकारी के रूप में किया जाता है। तो इस बात को अगर जान लोगे तो कोई कन्फ्यूज़न कभी होगा नहीं। तो पब्लिक पॉलिसी जो होती है सरकार की नीति होती है, जनता के लिए होती है। पब्लिक चॉइस सरकार की वो नीति है जिसको जनता निर्धारित करती है, यानी जनता की मांग पर जारी की गई सरकारी नीति, वो पब्लिक चॉइस होती है। लोक प्रशासन, एक्चुअली जो लोक प्रशासन है वो कठोर है, लेकिन जब इसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उसको नव लोक प्रशासन कहते हैं। जिसका सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। तो जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो ये नव लोक प्रशासन होता है। और जब ये भावनाओं के साथ मैनेजमेंट जुड़ जाता है, यानी कि पब्लिक को जब कस्टमर समझने लगते हैं हम, यानी पब्लिक से हम पैसा भी लेते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो ये पब्लिक मैनेजमेंट कहलाता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और जब इसमें हम ये केयर करते हैं कि पूरी गुणवत्ता मिले, पूरी सेवाएं मिलें, तो ये सब गुड गवर्नेंस कहलाती है। अब इसमें जब नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं जो जनता के लिए बनाई जाती हैं और जनता के भरपूर लाभ के लिए बनाई जाती हैं, तो वो पब्लिक पॉलिसी कहलाती है। और जब पब्लिक से ही पूछ के बनाई जाती हैं, पब्लिक जो चाहती है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव नीतियां, सस्ते खर्चे में
पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ, तो वो पब्लिक चॉइस अप्रोच कहलाती है। इन शॉर्ट हमने पब्लिक एड का सारांश बता दिया तुम्हें पूरा, लोक प्रशासन का ये सारांश है। ठीक है।